प्यारे बच्चों, हमने ये वाला क्वेश्चन एक बार देखा था, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस वाला, याद है आपको? और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ, ये रहा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड करने वाले जनरली। एक होने वाला है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी समझ में आएगा डिटेल में, वेट करो। और एक हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी अपने आप समझ में आएगा, वेट करो। देखो, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को ना हम टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझना बड़ा आसान है। जब आपको टाइम का इंटरवल अच्छा खासा मिले, मतलब मैं आपसे कहूंगा कि भाई 2 से 4 सेकंड के बीच में बताओ, तो आपको टाइम का जो गैप मिल रहा है वो 2 से 4, मतलब 2 3 4, 2 से 4 के बीच में आपको कितना मिल रहा है, गैप मिल रहा है ना, मिल रहा है कि जैसे आपको 2 से 4 तक का ऑप्शन है, तो 2 3 4, तो ये गैप मिल रहा है आपको कि भाई 2 से 4 सेकंड के बीच में टाइम का एक गैप है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की कब बात करते हैं, जब हमें टाइम का एक गैप मिल रहा हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं जब टाइम का जो गैप है ऑलमोस्ट जीरो हो। जैसे मैंने क्या दिया भाई, 2 से 4 सेकंड में, और मैं ऐसे बोल दूं चौथे सेकंड पे, एट 4th सेकंड, तो दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? फर्क ये है, इसके अंदर बोला है कि 2 से 4 सेकंड लो भाई, 2 से 4 सेकंड लो, टाइम दे रहे। यहां कह रहे चौथे सेकंड पे, एट 4th, तो यहां पर टाइम का कोई गैप नहीं है, एग्जैक्टली चौथा। तो जब हमारे पास टाइम का गैप ना हो तब उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, मैंने बोल दिया भाई अभी बता रेट ऑफ रिएक्शन, अभी बता, जस्ट अभी बता, इसी इंस्टेंट पे बता। देखो, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत। तुरंत मुझे बता भाई, तुरंत कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, अभी, जस्ट अभी, एट दिस सेकेंड, एट, टाइम का गैप ही नहीं दे रहे, हम तुरंत आंसर चाहते हैं। जब तुरंत रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक फिक्स्ड टाइम पर, ये फिक्स टाइम है, तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर गैप हो तो हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इनको हम ग्राफ से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो बड़ा बेहतर होगा कि हमने कहा यार इस तरफ मान लो रिएक्टेंट है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये टाइम है, टाइम। तो आपको पता है जब कोई रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेंगे, जो रिएक्टेंट घटेगा धीरे धीरे, घटेगा नहीं घटेगा? ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट घटेगा टाइम के साथ, क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ना। जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट घटता है। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा यार थोड़ा ग्राफ को और बेहतर बनाते हैं। मैंने कहा ये हमारा ग्राफ है और हमने कहा यार यहां पर कुछ वैल्यू होगी रिएक्टेंट की, यहां पर भी कुछ वैल्यू होगी रिएक्टेंट की। मान लो पहले वैल्यू था हमारा C1, बाद में उसकी वैल्यू हो गई C2। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, पहले कंसंट्रेशन है C1, अब कंसंट्रेशन है C2। हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, घट रहा है ना, घट रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये हमारा ग्राफ है और ये कोई टाइम है, तो इस टाइम के सामने कंसंट्रेशन ये है, ये कोई टाइम होगा, मान लो ये टाइम है कुछ T1, टाइम के सामने कंसंट्रेशन है C1, और ये हमारा कोई टाइम है, इस टाइम के सामने कंसंट्रेशन है C2, ये T2 टाइम है मान लो। तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 था और T1 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, C1, यानी कंसंट्रेशन घट रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे C2 से C1 आ रहा है। जब टाइम जा रहा है T2 से T1 तो कंसंट्रेशन किस पे आ रहा है, C2 से। देखो, T1 टाइम के सामने कंसंट्रेशन है C1, T2 के सामने कंसंट्रेशन है C2, तो यहां पर एक टाइम का गैप मिल रहा है आपको। तो ये टाइम का गैप मिल रहा है तो हम बोलेंगे भाई यहां पर टाइम का गैप है, कि कंसंट्रेशन चेंज होने में एक टाइम का गैप मिल रहा है आपको।
तो ये कहलाएगा एवरेज। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होता, हम कहते भाई देखो इस प्रकार, इस तरफ हमारा है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा टाइम है, और हमारा ग्राफ ये रहा, और हमसे कह दे कि भाई इस पॉइंट पर टाइम का गैप ही नहीं दे रहे, बिल्कुल इतना छोटा सा है, बिल्कुल ये कह रहे भाई यही टाइम है बस तुम्हारे पास, तो इसके सामने ये होगा कंसंट्रेशन। टाइम का गैप बहुत कम है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे चेंज पूछ रहे भाई, रेट पूछ रहे, तो ये टाइम का गैप बहुत ही कम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहे, तो यहां पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि अगर टाइम का इंटरवल मिले, टाइम का गैप मिले तो वो एवरेज रेट होता है, और टाइम का गैप ना मिले तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। कि भाई रिएक्टेंट है, बहुत स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, यहां रिएक्टेंट की बात कर रहा है टाइम गैप में। मेरी बात समझे? तो यही हमने यहां पर ग्राफ बनाया और बातों को हम समझेंगे बढ़िया से। देखो तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ से हमने समझाया पूरा। ये आपके पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट में क्या, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि भाई T1 टाइम पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन को हमने C1 माना है, दिख रहा है आपको, और T2 टाइम पर हमने क्या माना है, C2। तो आपको एक टाइम का गैप मिल रहा है, यहां पर कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है, रिएक्टेंट के लिए, तभी ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अब यहां पर कुछ खास बातें जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। C2 माइनस C1, देखो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो C2 माइनस C1 अपॉन टाइम क्या हो गया, T2 माइनस T1। आप चाहो तो एक बाहर माइनस साइन भी खुद से लगा सकते हो। क्यों लगाएंगे माइनस साइन, याद है आप लोगों को, पढ़ाया था मैंने रिएक्टेंट के लिए। तो ये आपका हो गया ग्राफ से समझना, और रेट निकालना भी आ गया ग्राफ से। चेंज इन कंसंट्रेशन, भैया कितना कंसंट्रेशन है, C2 C1 चेंज निकाल लिया हमने, और कितना टाइम लगा उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे ग्राफ में, कि देखिए यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ना स्लोप ऑफ ग्राफ से निकलता है। अब स्लोप का मतलब क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। देखिए स्लोप का मतलब होता है यहां पर tan थीटा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेट है वो tan थीटा से निकलेगा। कैसे? अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज ना होकर आपको सिंपल भाषा में बात कहूं, तो यहां पर आप ठीक से देखो, ठीक से, तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बना ना एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल मान लेते हैं थीटा। अब इसका tan थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, tan थीटा, तो पता है क्या होगा, अरे पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये होगा, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, जो कि क्या है, C2 माइनस C1 या फिर C1 माइनस C2। नहीं समझे? तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और बेस किसके बराबर होगा, बेस ये होगा T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2, फिलहाल के लिए यही तो बेस होगा आपका। तो देखो जब हम tan थीटा निकालते हैं तो क्या आता है, tan थीटा इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। पता है बात? तो हम कह रहे हैं tan थीटा ही रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम यही लिखे हुए, देखो रेट इज इक्वल टू tan थीटा, और रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्योंकि tan को ही हम स्लोप कहते हैं, tan थीटा को क्या कहते हैं हम, स्लोप। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हाँ, यहां पर एक माइनस साइन, अगर हम ठीक से बात करें तो मुझे यहां पर एक माइनस साइन लगाना चाहिए, आपको पता होगा, समझे? यहां पर भी क्या लगाना चाहिए हमें, माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। वैसे इसका डीप कॉन्सेप्ट अलग होता है। डीप ये होता है कि हमें एंगल ये वाला मेजरमेंट करना होता है, और हमने एंगल वो वाला मेजरमेंट किया है, तो हम एक माइनस साइन लगा देते हैं यहां पर। चलो छोड़ो, काम की बात हटाओ। काम की बात क्या है, सिंपल भाषा में बात करें तो रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रिएक्टेंट के लिए तो एक माइनस साइन लगा देंगे। अच्छा, रेट का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। रेट का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द tan थीटा, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और जब हम tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, तो जब tan चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम है तो रेट भी क्या होगा, वही होगा, दोनों बराबर ही। समझ में आ गया ना? अच्छा, वैसे देखो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत टाइम का गैप कम मिले। तो यहां पर देखो सुनो,
यहां पे अगर हम ये ग्राफ बना रहे तो हमें टाइम बहुत ही कम मिला, दिख रहा है आपको, टाइम मिला ही नहीं है, गैप ही नहीं मिला। तो कंसंट्रेशन जो बहुत छोटा होता है ना, यहां पर कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। जैसे यहां पर तो भाई पूरा C1 माइनस C2 है, यहां पर आपको C1 माइनस C2 नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर बहुत ही कम चेंज होगा क्योंकि टाइम का इंटरवल बहुत छोटा है, टाइम का गैप बहुत छोटा है। तो डीसी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डीसी। डीसी समझते हो, डीसी? अरे डीसी मतलब बहुत छोटा कंसंट्रेशन, और डीटी मतलब बहुत छोटा टाइम। तो यहां पर रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, तो यहां पर हो जाएगा डीसी बाई डीटी। डीसी बाई, आप चाहो तो एक माइनस साइन भी यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ माइनस साइन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो रेट हमारा हो गया डीसी बाई डीटी। और आपको पता होना चाहिए जब भी डी और डीटी लिखा हो तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। तो हमारा रेट होगा, इस बार रेट का फॉर्मूला क्या होगा, डीसी बाई डीटी, और इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। क्या सबको बात समझ में आ रही है प्लीज, आ रही नहीं आ रही बताओ, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां से हमारा हो गया रेट इज इक्वल टू डीसी बाई डीटी, और वो डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। डी आई एफ का मतलब क्या है बताओ, यहां पर डिफरेंशिएशन। बेटा काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन है। यानी यहां से हमने क्या सीखा कि इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डीसी बाई, जहां सी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। और उसको हम अगर यानी रेट को हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। अब रेट क्या हो जाएगा हमारा, डीसी बाई डी टी, और आपको पता है स्लोप से हमें क्या मिलता है, रेट। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स रेट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का पक्का। अच्छा, माइनस साइन का आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई रेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ रहा है बात? नेगेटिव साइन किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट का केस है, और ग्राफ की वजह से भी लगा रहे हैं। पर आप इतना कुछ नोट कर लो, आई होप समझ में आ गया वो सबको। दोबारा, रेट एवरेज टाइम का गैप होगा, इंस्टेंटेनियस में टाइम का गैप नहीं होगा। यहां पर रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहां पर रेट होता है डीसी बाई डीटी। क्योंकि डीसी का मतलब क्या होता है पता है सबको, डीसी का मतलब है बहुत स्मॉल। देखो डीसी का मतलब है बहुत स्मॉल, और डीटी का मतलब भी क्या है, बहुत स्मॉल। तो स्मॉल के लिए डीसी और डीटी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और बेसिकली डी बाई डीटी होता है डिफरेंशिएशन। तो रेट हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अब यहां पर रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और हमें पता है ग्राफ है तो ग्राफ का स्लोप हमारा रेट के बराबर होता है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल था। ये दोबारा बोल रहा हूं, स्क्रीन आ रहा होगा बेटा, ठीक से चेक करो। प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है ये जो ग्राफ था रिएक्टेंट के लिए था, घटता हुआ ग्राफ। अगर बढ़ता हुआ ग्राफ होगा तो किसके लिए होगा बताओ, प्रोडक्ट के लिए। मान लो किसी ने ग्राफ ऐसा दे दिया तुम्हें, बोला भाई ये बढ़ रहा है, नहीं समझे, तो प्रोडक्ट आपका बढ़ता है। तो ध्यान रखना बस, ग्राफ में ये बढ़ता हुआ ग्राफ प्रोडक्ट का होता है, घटता हुआ ग्राफ किसका होता है, रिएक्टेंट का। तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम काम की बातें करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कि भाई ये कंसंट्रेशन है ये टाइम है, पर ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। देखो ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है आपको। तो मान लो टाइम t1 है, कंसंट्रेशन क्या है, c1 है। मान लो टाइम t2 पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, c2। तो चेंज क्या होगा, c2 माइनस। और हमें पता है कि जो स्लोप होता है, अब अगर इसका हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा मान लो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या निकालेंगे हम, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा बताओ, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। समझे, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, ये हाइट किसके बराबर होगा, इसके, c2 माइनस c1। और टाइम क्या होगा, बेस t2 माइनस t1। तो बताओ टेन थीटा जिसको हम स्लोप कहते हैं वो चेंज अपॉन टाइम, और चेंज अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही बोला गया है कि रेट का एक मतलब तो होता है चेंज इन अपॉन टाइम, लेकिन वो स्लोप के, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि रेट इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। हाँ एक बात ध्यान रखना कि यहां पर नेगेटिव लगाने की जरूरत, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने क्या किया था, देख रहा है आपको, माइनस का साइन यूज किया था हर जगह, क्योंकि ये किसके लिए था,
रिएक्टेंट के लिए, और ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम होगा या तो स्लोप होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लो, बस काम आ जाए कभी तो बस अच्छी बात है। अब देखो, तो यहां पे प्यारे बच्चों ये हमने सीखा कि भाई प्रोडक्ट के लिए कैसे काम होना है। बहुत ही ईजी है, देखो टफ नहीं है कुछ भी। पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होगा, बस लाइन से चल रहा है सब कुछ। अब यहां पर देखिए एक हमने थोड़ा डीप क्वेश्चन लिया है। अब क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन ने बोल दिया भाई किसी का कंसंट्रेशन ये है टी स्क्वायर प्लस 3t। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, अमाउंट ऐसे चेंज होगा टाइम के हिसाब से, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन, क्योंकि टाइम की वैल्यू अलग अलग होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। अब आपसे कह रहा है भाई फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन, 2 सेकंड पे रेट निकालो। क्वेश्चन में लिख दिया एट। अब देखिए एट का मतलब मैंने आपको बताया था ये होता है इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो हम बोलेंगे भाई देखो आपने मेरे को सी दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t और आपने रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला हमारे सर ने सिखाया था डीसी बाई डी टी, याद है आप लोगों को? और डीसी बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2t प्लस 3। देखिए आपको डिफरेंशिएशन कम से कम आनी चाहिए। तो हमारा रेट क्या आएगा? रेट आ गया हमारा 2t प्लस 3। अब आपको टाइम पुट करना है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बोलोगे रेट एट टाइम क्या रखा है बताओ? टाइम 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर रेट निकालना है, तो रेट 2 पुट कर दो, 4 प्लस 3 7 आ गया आपका रेट। तो रेट बड़ा आसान निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में या बोर्ड्स में नहीं आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा। ये बस मैंने आपको समझाया है कि जब भी क्वेश्चन में एट लिखा हो डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना होता है। पिछले वाले ग्राफ समझ में आ गया ना क्या था ग्राफ? देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना कम टाइम में जितना बढ़िया मैं आपको करा सकूं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे नोट कर लो कि भाई एट लिखा हो तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सो फिलहाल बेटा प्यारे बच्चों हमने एक छोटा सिंपल सा टॉपिक देखा। ग्राफ मुझे थोड़ा लग रहा है कि तुम्हें ग्राफ में दिक्कत ना हुई हो। अब देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। यूनिट, अभी तक हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे पर यूनिट की बात नहीं करी थी अभी तक, है ना मेरे प्यारे बच्चों? सो प्यारे बच्चों अभी हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तुम बोलोगे यूनिट से क्या मतलब है सर आपका? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? देखिए रेट की अगर हम बात करें तो रेट होता है आपका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, याद है आपको? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, सबको पता है बात? कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी और टाइम होता है टाइम। तो अब मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। होता है कि नहीं होता है? तो आपका आंसर क्या आ गया? रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का फॉर्मूला कंसंट्रेशन ओवर टाइम, मोलैरिटी अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, अब मोलैरिटी का मतलब है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो इसको खोल के लिखे तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, यानी पीछे हमने क्या किया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आया? तो फटाफट नोट कर लो, चैप्टर आसान है बहुत ज्यादा। सो प्यारे बच्चों आगे देखो, आगे अपने पास क्या है? यूनिट सीख लिया हमने। अब अगला टॉपिक है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, एंड बिलीव मी क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम थोड़ा फास्ट वर्जन में आपको सिखा रहे हैं बट बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एट रेट लॉ एक्सप्रेशन। इससे पहले सब क्लियर है ना? क्लियर कि रेट का मतलब होता है स्पीड के बारे में पढ़ना। स्पीड कब पता लगेगा? कितना चेंज कितने टाइम में हुआ। फिर हमने ग्राफ देखा, यूनिट देखा, मतलब इजी था। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी बड़ा मस्त टॉपिक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भैया देखो कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी और हमें मिल रहा है सी। जब ए और बी आपस में मिल रहे हैं तो सी मिल रहा है। होता है ना ऐसा? नहीं होता ऐसा? कैसे पता होता है? नहीं समझे? जैसे आप आपकी वाइफ मिलेंगे तो सी होगा। सी मतलब हैं? सी मतलब प्रोडक्ट।
तो ए और बी है रिएक्टेंट, ए बी क्या है रिएक्टेंट, और सी क्या है प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट्स लोग मिलते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है। मेरी बात नहीं समझे? मोहित कहाँ है? प्रोडक्ट मिला अभी तक? अच्छा सुनो, काम की बात, बहुत सीरियस हो गए थे ना बहुत देर से, मैंने कहा चलो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। तो जब रिएक्टेंट लोग मिलेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि भैया जो रेट है ना, रेट वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, वो सही बात है। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे होगा? भाई तेरी शादी नहीं होगी तो बच्चा होगा? सही बता, सिंपल होगा। दुनिया बदल गया है, क्या बात कर रहा है? मेरी बात सुनो, तो ये रेट क्या कहता है? रेट कहता है, मेरी बात सुनो, अरे ध्यान दो, रेट कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, इंडिया में ना हम लोग, समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात बोली गई। बाद में एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि भाई यहां पर कुछ पावर्स भी आएगा, जिसको एन बोला गया। एन मतलब कोई भी पावर, 1 2 3 4, तो रिएक्टेंट्स की पावर को एन बोला गया। क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट्स की पावर को एन बोला गया। और जो एन था, ये एन एक्सपेरिमेंट से आया। कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गया, एक्सपेरिमेंट से। तो अभी हमारा टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसके पीछे थियोरी देखो। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस्ड। एक्सपोनेंशियल समझते हो? एक्सपोनेंशियल की जगह पावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर, क्योंकि मुझे लगता है पावर अच्छा रहेगा। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट पावर इंट्रोड्यूस मतलब लाया गया, पावर को बोला गया एन। क्या बोला गया? तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। अब यहां पर एन का मतलब क्या नाम रखा गया? एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन का मतलब क्या बोला गया? ऑर्डर ऑफ। और एन के बारे में खास बात क्या है कि एन इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। एन जो है एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, ऐसे नहीं कि हमने बस बता दिया भाई एन कुछ है। एन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अब यहां पर है प्रोपोर्शनलिटी साइन, दिख रहा है आपको? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? अगर हमने प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? के आ जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। मेरी बात नहीं समझ में आई? बेटा जब इस साइन को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा ना, तो उस कांस्टेंट को हमने के बोला। और के के बारे में ध्यान रखना, के का नाम होता है रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। के अलग अलग नाम है। के को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पीड कांस्टेंट भी कहते हैं, के को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो भाई कोई भी बंदा है, उसको अलग अलग नाम से नहीं बुलाते हम। जैसे सागर को हम बोलते हैं कुंदन, तुम्हारे घर वाले कहते होंगे नालायक, बेल्ला, नल्ला, मम्मी कहते कि लल्ला, है ना? दोस्त कहते हैं चल तेरी, कहते नहीं है? दोस्त कहते ओ छोड़ो कहते हैं वो तेरी बहन की मौसी इधर आ। बहन की मौसी गलत कुछ बोला मैंने? तो गाली बिल्कुल नहीं है, कितना प्यारा शब्द है, ओ तेरी बहन की मौसी। चलो अरे हम लोग कहते हैं अरे सैंडी। चलो चलो काम की बात। सो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया? तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन टॉपिक लिखो और इसमें सारी कहानी को लिख लो। तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। फटाफट लिखा नहीं लिखा? लिखो लिखो। तो दोस्तों अब बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है के बारे में स्टडी करना।
जो के था आपका, के याद है आपको, हमने पढ़ा रेट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। यहां पर के सबसे इंपॉर्टेंट है, के का फेमस नाम होता है रेट कांस्टेंट। के बारे में स्टडी करनी होती है तगड़ी। कैसे करें स्टडी भाई? तो के की स्टडी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये आपका के है, इस के को पकड़ लो इधर, और यहां पर आपका रेट, और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन की पावर। नहीं समझ में आया? ये के निकालना है तो रेट के नीचे क्या लग देंगे हम, कंसंट्रेशन की पावर n। पता बेटा रोहन कैसे हुआ ये? नहीं पता भाई आपके पास? हाँ। हम कुछ खाए नहीं भाई। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं बेवकूफ इसको। इसको पकड़ लिया, इसको नीचे भेज दिया, आ गया। तो फिर क्यों कह रहा था नहीं आया? ठीक से देखा नहीं था। तुम बायो वाले क्या ठीक से देखते हो? अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे बायो वाले पढ़ रहे होंगे। ये तो देखो हमें पता है कि बायो वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कई सारे बच्चों को आता है, मैथ्स भी आता है ना, लेकिन वो मजाक बन गया ना एक, कि बायो वालों की मैथ्स वीक होती है, इसलिए हम भी मजाक कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हो वो कर रहा हूँ मेकअप, क्या बोलते थे, कवर अप हो रहा है सारा। ठीक है, चलो तो काम की बातें करते हैं। तो यहाँ पे रेट की बात करें तो प्यारे बच्चों, रेट और कंसंट्रेशन, के की वैल्यू, के अगर के का यूनिट निकालना मुझे, यूनिट, तो रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। रेट अगर याद है आपको, रेट खुद ही क्या था, याद है रेट किसी को? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, याद है आप लोगों को? रेट ऑलरेडी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम था, और नीचे एक और है कंसंट्रेशन की पावर n। अरे मैंने इस बार पता क्या किया बताओ? अरे मैंने क्या किया इस बार, जो रेट है उसको खोल दिया, और बेटा ये माइक ऑफ कर लो यार, पता नहीं कौन है, कहां से आवाजें आ रही है, ये कैसी कैसी आवाजें निकल रही है, माइक ऑफ कर लो यार। ऑनलाइन में मैंने माइक ओपन करने का वो दिया यार, तुम तो माइक खोल देते हो, कुछ भी करते रहते हो। सुनो, नहीं सच में ऐसा फील होता है कोई बाथरूम में गया है। बच्चों से पूछ लो, यकीन नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हो यार आप लोग? कुछ चीजें तो अकेले में क्या करो। अब मेरी बात सुनो, तो ये रेट को मैंने खोल के क्या लिख दिया बताओ? नीचे कंसंट्रेशन की पावर n तो है ही, और रेट को क्या लिख दिया हमने? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। भूल गए? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहां से के की यूनिट क्या आएगी? देखो ये आपका के है, और ये देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो ये है कंसंट्रेशन की पावर 1, अगर कुछ पता ना हो तो। पता है बात? और ये पावर कितनी है? n। तो ऊपर पता है क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और नीचे टाइम है, तो टाइम ऊपर जाके क्या बन जाएगा? टाइम की पावर -1। तो अब आगे एक छोटी सी बात करते हैं, मतलब ये आपको ड्राइव करवा रहा हूं मैं, वैसे डेरिवेशन की नीड नहीं होती इसकी, ये मैं करवा रहा हूं। अब कंसंट्रेशन क्या याद है आप लोगों को? कंसंट्रेशन पता क्या होता है? मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो होता है मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर, तो इस पूरे की पावर 1 माइनस n, और यहां पे क्या हो गया? ये टाइम की पावर -1। अब इसको खोल के लिखो, खोल के, अरे खोलो इसको जल्दी यार। ये जो 1 माइनस n है मोल पर आएगा, तो मोल का 1 माइनस 1। लीटर की बात करें, लीटर का क्या हो जाएगा? n माइनस 1। नहीं समझ में आया? किसको समझ नहीं आया बताओ? अरे बेवकूफ हो, ये मोल पे 1 माइनस n, पर यहाँ पर माइनस पहले से तो उल्टा हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस n जब यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? n माइनस 1। तो मोल के ऊपर तो 1 माइनस n ही रहेगा, पर यहाँ हो जाएगा उल्टा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये k की यूनिट आ गई। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या ये हमारे सिलेबस में है? डेरिवेशन नहीं, तो क्यों कराया? मन किया, किस्मत की बात तुम्हारी है ना, मन किया तो मैंने करा दिया k का डेरिवेशन। तो हम सीधा याद कर लेंगे भैया, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट ऑफ k इज गिवन बाय मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर n माइनस l फॉर लीटर, और टाइम की पावर -1। जहां पर n का मतलब क्या हो? n का मतलब क्या होता है सैंडी? ऑर्डर। समझ में आ गया? तो ये आप डेरिवेशन मत करो, लिख लो सीधा, यही टॉपिक लिख लो, यूनिट ऑफ के। डेरिवेशन की नीड नहीं है। चलो चलो काम की बात। तो अब देखो, तो यूनिट हमने समझ लिया, बढ़िया से समझ लिया, कोई दिक्कत हुई किसी को?
नो दर्द, नो पीड़ा, नो कष्ट। अब कह रहा है अगर n जीरो हो जाए, n होता है ऑर्डर, तो हम बोलेंगे भैया ये जो जीरो ऑर्डर है, ये जो हम रेट की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि रेट में जो पावर हो कितना है वो जीरो। तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट का फॉर्मूला क्या आएगा? तो भाई सिंपल है, देखो फॉर्मूला क्या था, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस वन, और टाइम -1, और ये k है। लेकिन हमें n कितना पुट करना है? जीरो। n जीरो पुट करके ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो आगे आंसर मोल 1, लीटर -1, टाइम, और टाइम को हम सेकंड लिख दोगे। समझ में आया? तो जीरो ऑर्डर के लिए k कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k कैसे निकालेंगे? क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो किसी के लिए भी k निकालना हो तो n की वैल्यू याद रखनी है। तो मैं टारगेट दे रहा हूं, जीरो फर्स्ट और सेकंड के लिए मुझे k की यूनिट निकालो। फाइंड k की यूनिट, k की यूनिट निकालो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं चैट में लिख के दिखाओ मुझे, फटाफट कमेंट में लिख के दिखाओ कि जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए यूनिट क्या होगी k की। फटाफट लिख के दिखाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन होशियार है और कौन ज्यादा होशियार है। फर्स्ट के लिए क्या आंसर आया बताओ? फर्स्ट के लिए आया होगा आंसर सेकंड माइनस, क्योंकि बाकी क्या हो गए होंगे, नया समझ में? भाई अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, तुम कल को शादी कैसे करोगे? जब इतनी आसान चीजें नहीं आ रही तो शादी कैसे करोगे? शादी इज वेरी टफ। शादी छोड़ो, उसके बाद बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां कैसे निभाओगे? नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, बताओ। इजी है बहुत, इजी बेटा, कुछ टाइम ही लगता है। कह रहा इजी है, क्या इजी है बेटा? अगर पापा ने पैसे देने छोड़ दिया ना, हार्ड हो जाएगा सब। चलो चलो, तो ये ले आंसर लिखा हुआ है, n को 1 लिखेंगे तो मोल जीरो हो जाएगा, लीटर जीरो हो जाएगा, सेकंड -1। चलो ये तो कर लोगे यार, ये तो कोई भी कर लेगा यार, n की वैल्यू तो पुट करनी है। अब देखिए मोर अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ खास बातें। ऑर्डर याद है क्या था? रिएक्टेंट की जो पावर थी उसके बारे में कुछ खास बातें देखो। पहला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कि जो ऑर्डर है मे बी जीरो, फ्रैक्शन, इंटीजर। मान लो भैया जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 1/2 आ गई, n की वैल्यू 3/2 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, सब अलाउड है। n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और इंटीजर भी, क्योंकि ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, मोर अबाउट ऑर्डर। वैसे ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स, पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ का फॉर्मूला है, रेट लॉ के फॉर्मूले में क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या है? देखो समझा रहा हूं, देखो मान लो a प्लस बी आपको c दे रहा है, तो रेट क्या होगा भाई? इसका जो रेट होगा वो k, और a रिएक्टेंट a भी है, इसकी कुछ पावर होगी, मान लो पावर है अल्फा, और कोई b है b, तो b की भी कुछ पावर होगी, मान लो बीटा। तो हम जब हमारा n होता क्या है? n होता है रिएक्टेंट्स की पावर, पर यहां पर कितने रिएक्टेंट्स है? 2, तो दोनों की पावर को हमें ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमने कहा भैया रेट लॉ कहता क्या है? रेट लॉ कहता है, मान लीजिए भाई कोई रिएक्शन है, x प्लस वाई गिव्स z, और इसका जब हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ, तो रिएक्टेंट ऑफ x आएगा, आएगा नहीं आएगा? रिएक्टेंट y भी आएगा, और इनकी कुछ पावर होगी, क्योंकि हर रिएक्टेंट की क्या होती है? कुछ ना कुछ पावर। पिछली बार हमने n बोल दिया था क्योंकि एक की बात करी थी, अब तो 2 है ना, तो इसका मान लो पावर 3 है, इसका पावर 4 है। तो आपको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर तो कैसे निकालोगे भाई? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस बार 2 रिएक्टेंट है, 3 और 4 कितना हो गया? 3 + 7। तो ऑर्डर होता क्या है? तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स की पावर है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया बताओ? ये भी रिएक्टेंट है, ये भी क्या है? रिएक्टेंट, बेस सेम पावर ऐड। सुना आप लोगों ने कहानी? ये सुना भाई रोहन? बेस सेम पावर ऐड। यार तू तो
बहुत कच्चा बादाम है यार। वो बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात पता होना चाहिए। बचपन में बहुत डोरेमोन पसंद था, शिजुका। सब इंतजार करते रह गए ना, उन दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे। हुई थी शादी, किसी और वेबसाइट पे शादी हुई थी बेटा। हाँ हुई थी शादी। अच्छा, इंतजार ही करते रह गए कब इन दोनों का कुछ हो, देखने को मिले। चलो, तो सिंपल है भाई, अगर आप बहुत सारे रिएक्टेंट है और हमें ऑर्डर निकालना है तो रिएक्टेंट की पावर को हम ऐड कर देंगे। अच्छा आप देखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। हाँ भाई, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, बता दिया था मैंने आपको। और इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटर्न इन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? जैसे कभी यहां पर लिखा हो 2a प्लस मान लो b, 2a 3b और हमें c मिल रहा है, मान लो 7c मिल रहा है, तो हमने कहा भैया रेट लिखना हमें, रेट। तो k a b, एक a और b है रिएक्टेंट, तो इसकी पावर ना अल्फा बीटा होगी या कुछ और होगी। ये नहीं कि आप 2 और 3 इस्तेमाल कर रहे हो। जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर। नंबर मतलब स्टेचियोमेट्री। गलत लिख दिया अगर, स्टेचियोमेट्री है, स्टेचियोमेट्रिक ये होता है, ये जो 2 और 3 है। अरे सिंपल ना, इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटर्न इन रिएक्शन। रिएक्शन के जो नंबर होते हैं उससे हमें कोई लेना देना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किससे आता है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है यार। मेरी बात समझ में, एक्सपेरिमेंट से आता है ऑर्डर। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको रिएक्टेंट में कई बार लिख के देंगे वो कि तुम ये इस्तेमाल कर दो, a की पावर 2 b की पावर 3, गलत हो जाएगा आंसर। दोबारा, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कभी भी, क्या बोला मैंने? ऑर्डर कभी भी इन नंबर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इन नंबर्स पे डिपेंड। इसका पावर अगर नहीं पता तो हम अल्फा बीटा लिख देंगे, ये हमें पता ही नहीं पावर। ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा ना भाई, समझ में नहीं आया तो लिख लो ये सारी बातें, मोर अबाउट ऑर्डर, ये ऑर्डर के बारे में। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, दिस इज द लास्ट टॉपिक। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं बहुत लगा हुआ हूँ सुबह शाम। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो यार, फ्री क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी देश, अपनी जनता को आगे लेके जाऊँ और उसके लिए लगा पड़ा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखो मैं ग्रो करूँगा तभी दूसरों की हेल्प कर पाऊँगा। जब मेरे पास तरक्की आएगी तो उस तरक्की का इस्तेमाल मैं सही तरीके से कर पाऊँगा। हाँ, यहाँ लालच है कि मैं तरक्की पाना चाहता हूँ, पर कौन नहीं पाना चाहता? जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो तरक्की पाएगा, तो तरक्की पाना गलत नहीं है। देखो आज आप मेरे को सपोर्ट करो, देखो फ्री में, आपको खाली सब्सक्राइब करना है, फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको। बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना है कि भाई आपको कैसा लग रहा है। यार आप खुद सोचो, अगर देखो भगवान सब देख रहे हैं, अगर आप आज मेरी मदद करोगे तो आपकी मदद अपने आप होगी। देखो अगर मेरी मेहनत की कदर करो, आपकी मेहनत की कदर होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आई रिक्वेस्ट यू। सो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन है उसका रेट लॉ दिया हुआ है, के करके ए की पावर और बी की पावर कुछ होगी। बताइए रिएक्टेंट है रिएक्टेंट, या तो ऐसे लिखा होगा कि भाई रिएक्टेंट की पावर एन लिख दे। क्या लिख दे? रिएक्टेंट की पावर। या तो ऐसे लिख देगा, अगर ए और बी है तो ऐसे लिख देगा कि भाई ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है। तो यहां पर ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टेंट्स की पावर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो ये 2 और 3 क्या है बताओ? ऑर्डर। तो 2 + 3 कितना आ गया? 5। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? क्या होता है? रिएक्टेंट की सम ऑफ पावर ऑफ, एक बता देता मैंने, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है, रेट नहीं लिखना, रेट का लॉ लिखना है। देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, तो जब आप रेट का लॉ लिखोगे ना, आपको भाई क्या बात कर रहा है, रेट इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? रेट इज इक्वल टू के लिख दोगे, रिएक्टेंट ए बी
इसकी पावर क्या चुनोगे आप? 1 and 2। तो नर्क जाओगे, कहाँ जाओगे? नर्क। अब नर्क क्यों जाओगे? क्योंकि आपको सिखाया गया था कि इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटन इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो नंबर लिखा होता है उससे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। ये टॉपिक पता क्या था? मोर अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ये बताया था मैंने। लेकिन जिन बच्चों ने भी भाई ये किया होगा ना, वो पक्का नर्क जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, नर्क है उनके लिए। तो ये गलत तरीका है। तो सर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हमें पता ही नहीं है, तो हम खुद से मान लेंगे कुछ एक्स या वाई। ये हुआ रेट लॉ आपका। मेरी बात समझे? तो ये हुआ आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो एक्स और वाई होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। वो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट के उनको हम पता नहीं लगा पाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? पहले इसका ये रहा क्वेश्चन, बता रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन। आपको इनके रेट लॉ फाइंड करने, सॉरी रेट कांस्टेंट, ऑर्डर सॉरी। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करो भाई। कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर? आर दे रखा है आपको, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर बी 1/2 बी की पावर 1/2। भाई क्या होगा ऑर्डर? प्यारे बच्चों लगा दो आग। क्या होगा ऑर्डर? क्या होगा ऑर्डर? कैसे ऑर्डर क्या होता है? पावर का एडिशन। हाफ और हाफ, ये हो गया साफ 1। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ऑर्डर फाइंड करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। इसका ऑर्डर फाइंड करके दिखाओ मुझे। लिखा है A0 B2 C3 D11। कहा होगा? कहा होगा? हैरिस सैंडी। कहा होगा ऑर्डर इसमें? है ऑर्डर क्या होता है? पावर का एडिशन। 0 + 2 + 3 + 11, 11 और 5, 11 5 20। वेरी गुड बेटा, मेरी बात समझे? 11 5 17 होते हैं क्या? 16 तो होते हैं। सही तो क्या बेटा? अरे मजाक कर रहे, चलो। तो ऐसे ऑर्डर लिख सकते हो। अच्छा, मैंने आपको वो बता दिया था कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, बता दिया था ना। अब चलो छोटी सी बात करते हैं प्यारे बच्चों। एक छोटा सा बात क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज। अब ना हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जीते। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सब अपनी मेहनत से जीत रहा है। अगर कोई बंदा जीत रहा है तो अपनी मेहनत से जीत रहा है, अपने कर्मों से जीतता है बंदा। तो अपने एरिया में किसको वोट देते हो? जो अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चलो मेरी बात सुनो, ध्यान दो। लिखा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स ट्वाइस। अब देखो ऑर्डर की बात कर रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू के, और जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी रिएक्टेंट होगा, ये दे रखा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उसकी पावर 2। यही तो होगा रेट लॉ। अब कह रहा है इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, मैंने 2 लगा दिया। व्हाट हैपेंस टू द रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स ट्वाइस। अगर रिएक्टेंट को हम 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? तो अगर आप रिएक्टेंट को 2 गुना कर दोगे, 2 गुना मतलब पहले उसकी वैल्यू कुछ आर थी, मान लो आर बोल रहा हूं मैं, पहले उसकी वैल्यू मान लो एक्स थी, तो अब कितना हो गया? 2x, 2 रिएक्टेंट हो गया ये। तो क्या होगा सोचो। देखो तो रेट जो है, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू रिएक्टेंट की पावर 2, मतलब स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा और रिएक्टेंट के ऊपर भी आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया। तो क्या हुआ है बताओ? अगर हमने रिएक्टेंट को 2 गुना कर दिया है तो रेट को क्या हो गया है?
4 गुना हो गया है। तो हम कहेंगे देखो भैया ये हमारा ओल्ड रेट था, ओल्ड रेट का फॉर्मूला क्या था, के रिएक्टेंट 2, और ये हमारा नया रेट है, नया जो नया रेट हुआ है उसमें एक 4 का मल्टीप्लाई आ गया है, तो नया रेट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो हम बोलेंगे भैया देखो हमारा आंसर है जो नया रेट है वो 4 टाइम्स है पुराने रेट के। नहीं समझे मेरी बात को, जो नया रेट है 4 टाइम्स क्या है पुराने रेट को। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं, आपको लैंग्वेज को करना है, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। वैसे ही एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा, ऐसा वाला, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन टाइप ऐसी रहेगा। क्वेश्चन क्या होगा देखो, कहेगा 3a + 7 b गिव c, कहेगा इफ ऑर्डर फॉर a इज 1, तो पहले रेट लिख लो, रेट इज इक्वल टू k a⁻1, और क्या बोला ऑर्डर फॉर b इज, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू b इज 2, b⁻2। तो ये आपका पुराना रेट का फॉर्मूला है, मतलब जो आपने लिखा है खुद से। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हो है, क्वेश्चन में कह रहे हो कि व्हाट हैपेंस टू द रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स हाफ। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को उसने 1/2 कर दिया, a/2 कर दिया, और पावर उसकी 1 चल रही है, और बी का कितना कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स ट्वाइस, बी को 2b कर दिया, तो रेट्स के साथ क्या छिड़खानी होगी, तो करके देख लो क्या छिड़खानी होगी। तो अब जो नया रेट है आपका, नया रेट आर न्यू, नया रेट का बन जाएगा देखो a/2, और ये क्या होगा 2 का 4, और नीचे और b की पावर 2, 2 से 2 कट गया, एक 2 एक्स्ट्रा बचा ना यहाँ पे, नहीं समझे। तो क्या हुआ, जो नया रेट है उसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम बोलेंगे भैया जो नया रेट है हमारा हैरिस एंडी क्या हुआ है बताओ, 2 ओल्ड। तो प्यारे बच्चों नया रेट जो होगा 2 इंटू पुराना रेट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो प्लीज नोट इट डाउन कर लो।